हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम सभी प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं 12th क्रेश कोर्स। जी हां, ध्यान रखिएगा, ये 12th का क्रेश कोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में। यानी प्रीवियस ईयर में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि उन सारे के सारे सवाल को करें। उसके बाद हर चैप्टर में लगभग 8 से 10 सवाल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि मॉडल सेट के रूप में भी दिया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लास अलग होगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। तो आज से बिना समय गवाए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। और प्रत्येक दिन ध्यान रखेंगे, सभी जो भी चैनल पर नए जुड़े होंगे वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि इसमें पहली बात हम लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलना है, नोट्स मिलना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक करने के साथ साथ मॉडल सेट भी मिलना है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मिलना है। और ये सारा का सारा आपका गोल्डन चंदन सर के एप्लीकेशन पे यानी प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे गोल्डन चंदन सर, वहां पे एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पे नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा और यहाँ पे हम लोगों को वीडियो क्लासेस को देखना है। समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। चलो सबसे पहली बात देखते हैं कि कौन कौन से ऐसा सवाल है जो आपको पिछले साल पूछा जा चुका है, यानी अब तक कौन कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहां पे देखोगे, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। ये पहला सवाल है आपका। फर्स्ट सवाल है कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा सवाल है नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजी ठोस किसे कहा जाता है, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यानी यहां पे ध्यान रखना है, आपने पढ़ा है यूनिट सेल। यूनिट सेल एक कोष्टिका जिसमें आपने पढ़ा है बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सिंपल, क्यूबिक सेल। तो इन सभी में रेडियस और उसकी भुजा यानी घन की भुजा तथा रेडियस में संबंध निकालना है। जब तक संबंध नहीं निकलेगा तो ये न्यूमेरिकल आपको नहीं बनेगा। तो आज के क्लास में इसके संबंध के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, शॉटकी और फ्रेंकल दोष के बीच में क्या अंतर हो जाते हैं, सीएससीएल के बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। इस तरह से सारा का सारा सवाल आपका दिया गया है। एक बार जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, ताकि आपको ये सवाल ध्यान रहेगी कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यानी अभी 2011 से लेकर 2023 तक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और बिना समय गवाए अब हम लोग सवाल पहले को उठा रहे हैं। फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल आपके पास में है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। ध्यान से समझना, सवाल कहते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। कांच यानी ग्लास के बारे में ये चर्चा कर रहा है। अरे भैया यही ग्लास, ग्लास का शीशा जो आपका खिड़की में रहते हैं, दरवाजे में रहते हैं, या आप टेबल वगैरह पे ऊपर में लगाते हो, इस कांच के बारे में पूछा जा रहा है, इसे अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। एक सेंटेंस यहां पे ध्यान समझना, कांच को अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड, यानी बहुत ठंडा द्रव। इसको हम क्यों कहते हैं कांच। एक बात ध्यान समझो, द्रव, द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होगी, इसी कारण से हम इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो यहां पे देखो आंसर हमने क्या लिखा, कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तथा इनमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। प्रवाह यानी बहने की प्रवृत्ति द्रव के समान कांच में भी पाई जाती है। तो अब आपका सवाल उठता है कि नहीं सर, हम तो ऐसा नहीं देखते कि खिड़की वगैरह में रहता है, अगर उसमें बहने की प्रवृत्ति होती तो वो तो नीचे गिर जाता, लेकिन वो तो यूं लगा हुआ रह रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, इसमें बहने की प्रवृत्ति है लेकिन बहुत ही स्लो है, जिसको आप नहीं देख पाते। लेकिन यही अगर यदि आप बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुराना अगर यदि खिड़की दरवाजा है, उसमें कई सालों के बाद, बहुत सालों के बाद यदि आप देखोगे तो ऊपर में हल्का पतला हो जाता है और नीचे में हल्का मोटा हो जाता है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो पार्टिकल्स का बहाव हुआ होगा ऊपर से नीचे की ओर। तो इसी के आधार पर हम यह चीज कह सकते हैं कि कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। यदि एग्जाम्पल देखना है तो बहुत पुरानी इमारतों में लगी हुई कांच की खिड़की या फिर कोई दरवाजा, यहां पे देख लोगे। इसका उदाहरण हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे यानी पुराने जमाने की इमारतों में लगे कांच में देखा जाता है कि तली में कुछ मोटा हो जाता है, तली यानी उसके नीचे में कुछ क्या हो जाते हैं, मोटा हो जाता है। कंप्लीट। चलिए एक सवाल कंप्लीट करते हैं। दूसरा सवाल, समय नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, समय इसमें नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का प्रयास करना है और कॉन्सेप्ट के साथ करना है क्लास। चलिए अगला सवाल है, नेटवर्क ठोस
नेटवर्क ठोस जैसे ही बात करते हैं तो यहां पे दिमाग में आपका आ जाना चाहिए सहसंयोजी ठोस। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। ये सहसंयोजी ठोस, एक सवाल तो ये भी आता है कि ये सहसंयोजी सर ठोस आया कहां से, पहले इसके बारे में देखो। सहसंयोजी ठोस ये बच्चा जैसे ही बोलता है, तो जब हमने आपको पढ़ाया था ठोस के बारे में, ठोस ठोस का आपने वर्गीकरण किया था दो पार्ट में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और फिर जब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा किए थे, तो इसमें आपने चार प्रकार को देखा था। नंबर 1 आयनिक ठोस, ध्यान समझना सबे, आयनिक ठोस। नंबर दूसरा यदि बात करते हैं, दूसरे नंबर में धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। यदि हम तीसरा बात करते हैं, तीसरे नंबर पे यहां हो जाते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। और नंबर चौथा हो जाता है सह संयोजक ठोस। बात समझ में आया, ये सवाल कहां से पूछा गया था। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण चार पार्ट में किया जाता है, जहां पे आपने पढ़ा था आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और इसी सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। यानी वे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंद पाए जाएंगे, वे ठोस सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। फिर यहां पे एक चीज और ध्यान देना, जब यहां हम पढ़ ही रहे हैं तो आणविक ठोस में तीन पार्ट और आपने पढ़ा था ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड, कंप्लीट हो जाता है। चलिए सवाल को देखते हैं। यहां पे ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट यहां पे ले लेंगे, देखेंगे यहां पे। पहले आंसर देख लो, आंसर क्या लिखा है मैंने। वैसे ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल पाए जाते हैं, यानी वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। और ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहेंगे, या ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उस ठोस को हम सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हीरा और ग्रेफाइट हमारे पास में पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। ये दोनों को दोनों ठोस अवस्था में पाया जाता है, कंप्लीट। अब चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यदि हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा, तो यहां पे सवाल है लिथियम बीसीसी रवा बनाती है। वाह, बड़ा बेहतरीन सवाल है। लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। लिथियम के इकाई सेल का किनारा 351 pm है। एक बात देखो यहां पे, इसमें एक वर्ड आ रहा है बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बीसीसी ये है क्या, पहले आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। इसको जानने के लिए जरा एक बात ध्यान दो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल और यूनिट सेल का ही टाइप्स में हमने थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा हमें थ्योरी की ओर आगे बढ़ना होगा, और पहले थ्योरी को कवर करते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को बनाएंगे, तुरंत का तुरंत बनेगा। ध्यान रखना, यहां पे आपका सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीनों में रेडियस और भुजा में रिलेशन पूछा जाता है, और यहीं से पैकिंग इफिशिएंसी भी पूछा जाता है। बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, और यहां पे आप देख रहे हो न्यूमेरिकल में भी पूछा गया है। तो पहले क्यों ना हम तीनों को तीनों सवाल एक जगह पे कवर कर लें, तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। चलिए हम लोग थ्योरी क्लास की ओर चलते हैं। तो साथियों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका के बारे में। यूनिट सेल, यूनिट सेल का आकार कैसा होता है, घनाकार होता है। और यूनिट सेल कितने प्रकार से पाए जाते हैं, तो हमने आपको बताया था कि बच्चा यूनिट सेल जब भी सवाल हमसे पूछा जाए तो यूनिट सेल का आकार घनाकार है, और ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। तो यहां पे ध्यान देना सभी, यूनिट सेल ये मेनली दो टाइप से है। पहला हमारा है सिंपल यानी कि सरल एकक कोष्टिका, पहला हम बोल रहे हैं सरल एकक कोष्टिका, और दूसरा हो जाता है केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका। ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं सरल एकक कोष्टिका के बारे में, तो इसमें जितने भी अवयवी कण होते हैं वो घन के सभी कॉर्नर पे पाए जाएंगे। ध्यान रखना, चाहे सरल एकक कोष्टिका हो या केंद्रित हो, कोई भी हो, इनमें अवयवी कण आपके कॉर्नर पे मौजूद होंगे ही होंगे। तो यहां पे जितने भी अवयवी कण हैं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां 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 और यहां, सभी के सभी कॉर्नर पे पाए गए।
और अगर यदि कॉर्नर के अलावे बीच में भी पाया जाएगा वो कहलाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी केंद्रित एकक कोशिका। और अगर यदि केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास में 3 प्रकार से है। एक तो हो जाते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और यदि हम लोग तीसरा बात करते हैं, तीसरा बॉडी सेंटर्ड ईसीसी, कंप्लीट। और इन सभी के बारे में आपको थ्योरी क्लास में हमने बताया हुआ है। तो अभी मुख्य रूप से हमको इन्हीं चीजों के बारे में ध्यान रखना है और इसी के आधार पे, यानी यूनिट सेल के आधार पे आपको रेडियस और साथ ही साथ भुजा में रिलेशन निकालना है, यानी त्रिज्या और भुजा में रिलेशन निकालना है। जरा गौर करना सभी बच्चे, यहां पे ध्यान दो। हमने यहां पे तीनों का तीनों यूनिट सेलों को लिखा है, इसको जरा गौर करना है। 3 यूनिट सेल आपके पास में पड़े हुए हैं। एक पहला है सिंपल, दूसरा हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा हमारे पास में फेस सेंटर्ड, कंप्लीट। तीनों के तीनों यूनिट सेल में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि जितने भी अवयवी कण सारे के सारे कॉर्नर पे तो मौजूद हैं ही। और कॉर्नर अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होंगे तो ये सिंपल है। अगर कॉर्नर के अलावे बॉडी के बीच में है तो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर दी सारे के सारे सतहों के भी बीच में है तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाता है, कंप्लीट। अब इनको हम लोग 3D के माध्यम से सारे के सारे चीजों को करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई डाउट हो जाता है तो बात करना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सभी को, तो एक एक करके हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले देखो यहाँ पे, पहले कौन सा हमारा सिंपल, उसके बाद बीसी। सिंपल वाले में क्या देखते हैं, जितने भी अवयवी कण हैं सारे के सारे आपको कहां पे पाए जा रहे हैं, कॉर्नर पे। और ये कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से दूर है। नहीं भाई, ये अगर सॉलिड है, ठोस है, तो ये सभी अवयवी कण तो एक दूसरे को जकड़ा हुआ रहेगा ना, एक दूसरे के करीब रहेगा, एक दूसरे से बंधा रहेगा। लेकिन दिखने के लिए आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से दूर है। 2 मिनट रुक जाओ ना, यहाँ पे मैजिक देखते हैं। तो अब इन सारे के सारे पार्टिकल्स को यदि बढ़ाया जाए तो गौर करो यहाँ पे ये सारा का सारा एक दूसरे से सट गया। अब ये सॉलिड बन गया। तो अब जो ये सॉलिड बना, ये कौन सा, सिंपल यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें बच्चा यदि बात करो सिंपल क्यूबिक सेल में, तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए देखें कि यहां पे सर आपके पास में रेडियस, इसको कैसे निकालिएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। घन, अब घन की सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब घन की सारी भुजाएं बच्चे आपस में बराबर होती है, इसमें जरा गौर करना। तो सर यहां से ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, घन है। तो ये पार्ट अगर थोड़ा सा हम लोग घन को यूं देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है दोनों का दोनों कलर मैच कर गया, थोड़ा दिखने में परेशानी आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा घन है। अब देखो घन, ये यूनिट सेल है, इसमें ये सारी की सारी क्या है, भुजा है। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग इसका फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, ये वाला व्यू। तो सर यहां पे क्या, ये अगर गोला है यानी एटम है तो इसका ये त्रिज्या होगा, और इसके लिए त्रिज्या ये होगा, और यहां से यहां तक हमारे पास में क्या है भाई, ये भुजा ए है। तो क्या आप ए बराबर 2r लिख सकते हो, हाँ या ना? ये सवाल बार बार रिपीट होता है ऑब्जेक्टिव में, a बराबर 2r या फिर r बराबर a/2। ये किसके लिए हो गया, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी सिंपल यूनिट सेल के लिए। अगर यदि आपसे रेडियस और भुजा में पूछा जाए संबंध क्या होगा, यानी त्रिज्या और भुजा में संबंध, तो a बराबर 2r या फिर r बराबर a/2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहां तक में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, देखो एक बात, सभी बच्चे ये रहता है कि सर क्रेश कोर्स, क्रेश कोर्स। क्रेश कोर्स में ऐसा थोड़ी कि सवाल को सिर्फ दौड़ाते चले जाना है, नहीं, समझ में भी आना चाहिए। और समझ में आना चाहिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, इसी के आधार पे, बीसीसी के आधार पे न्यूमेरिकल आपको मिला हुआ है। तो थ्योरी ध्यान से समझेंगे, रेडियस वगैरह कैसे निकाला जा रहा है, कभी न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला हिट करेगा, और इसी फॉर्मूले का उपयोग आप टेकिंग एफिशिएंसी में भी करेंगे, जो आपको बार बार पूछा जाता है। तो यहां पे अगर कवर कर लेंगे तो आगे आपको कोई भी समस्या होने वाला नहीं है। इसीलिए भले ही ये हमारा क्रेश कोर्स है, लेकिन दौड़ना नहीं है, हर सवाल को समझते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, ताकि आप तो फायदा लो ही, लेकिन आपके साथ साथ जो भी बाहर के भी बच्चे हैं उन्हें भी फायदा हो पाए। और इस बात का दिमाग से निकाल देने कि सर जी 12th में
रिजल्ट क्या होगा या फिर नंबर कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। कारण जो बच्चे पूर्णिया में हैं, अगर दी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास तो आ ही सकते हैं, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं वे बच्चे एप्लीकेशन पे नोट्स वगैरह जितना भी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, सारा का सारा नोट्स आपके एप्लीकेशन पे भी पड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन से वहां से नोट्स ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह ले लेंगे, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वीडियो में क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, साथ ही साथ मॉडल सेट हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है। कंप्लीट। तो ये रिलेशन था हमारा। अगर अगले सवाल की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बच्चे यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगला, अभी हम लोग कौन सा देखे थे? सिंपल के बारे में था। अब दूसरा यदि हम लोग बीसीसी के बारे में, अच्छा इसमें अगर यदि पूछा जाए, ये देख लो, ये था हमारा रेडियस, ये रेडियस। अभी तुरंत हम लोग a बराबर 2r लिखे थे, क्यों लिखे थे समझ में आ गया। और हर अवयवी कण का, अगर सिंपल यूनिट सेल में हम बात करें, हर अवयवी कण का कितना भाग पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखना 1/8 भाग। कोने पे 1/8 भाग, कोना पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये एक एटम का 1/8वां भाग, यानी कि 8वां भाग वहां पे पार्टिसिपेट करेगा। वही अगर एफसीसी में बात करेंगे तो फेस पे जो हो जाता है, फेस पे 1/2, और बीसीसी में बॉडी की यदि सेंटर पे रहेगा तो एक भाग पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। पूरा का पूरा आप 3D में देख लिए। कंप्लीट। सारा का सारा अवयवी कण को यहाँ पे आपने देखा था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं किसके बारे में। यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे दूर दूर हमने रखा था, फिर इन सभी को पार्टिकल्स को सटा करके दिखाया, और सटा करके दिखाने के बाद जब हम लोग इसको कट करके बाहर वाला पार्ट को हटा देते हैं तो 1/8 1/8 1/8 1/8 भाग को आपको दिखाई दे रहा है। कंप्लीट। कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, ताकि कमेंट के माध्यम से हम आपका आंसर को भी दे पाए। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट अवश्य करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बीसीसी। अरे भैया बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड जैसे आया मतलब परमाणु जो होंगे, अवयवी कण जो होंगे, कोने के अलावा बीच में भी होंगे। देख यहाँ पे कोना पे है और बीच में भी। अब ले यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? तो बोलेगा सर जी वहां पे ए निकालना था a बराबर 2r, यहां पर भी a बराबर 2r कर देते। अच्छा एक बात बता, जब बच्चे इसमें a बराबर 2r तो करने के लिए जाता, कैसे हो जाएगा a बराबर 2r? ये सोच के देखो जरा। a बराबर 2r यदि करते हैं तो ये सारा का सारा एटम जो है वो कनेक्ट है किससे? बीच वाले एटम से। और जब बीच वाले एटम से कनेक्ट है, इसके वजह से इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह गया है। जब डिस्टेंस रह गया तो क्या a बराबर 2r होगा? नहीं भैया, 2r के बाद यहां पे बीच में कुछ ना कुछ जगह रह जाता है। तो इसका मतलब a बराबर 2r हमारा नहीं होगा। इसमें रिलेशन हमको किसी अन्य प्रकार से देखना पड़ता है। अब अन्य प्रकार से कैसे देखेंगे? 2 मिनट रुक जाइए, उसके बारे में भी हम चर्चा करें। पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। बीसीसी में अवयवी कण जो होते हैं सारे के सारे कॉर्नर के अलावा कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? बीच में भी दिखाई दे रहा है। और ये सारा सारा वीडियो में एक बार एक झलक सभी बच्चे यहां पे मारेंगे। सभी का सभी एटम किससे कनेक्टेड है? बीच वाले एटम से कनेक्टेड है। और अगर सबको हटा देते हैं, अब जरा गौर करो, क्या यहां पे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि सर जी हम यहां पे क्या कर लें कि रेडियस सबका सब समान मान ले? ये जरा गौर से समझो, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, तो बीच वाला पार्ट कहां से गया? तो इसका मतलब है सर किसी भी कीमत पे हम यहां पे a बराबर 2r नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट है, a बराबर 2r किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। इसकी वजह से हम हर वीडियो को लगभग 20 से 25 मिनट तक में कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे उसमें 2 सवाल हो, 5 सवाल हो, 10 सवाल हो, यह मैटर नहीं करता है। तो आज की क्लास में लगभग यदि ऑब्जेक्टिव अगर भी देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कई सारा बन जाते हैं, और साथ ही साथ अभी हम लोग सिंपल यूनिट सेल के बारे में भी देख लिए, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लिया है। तो इन सभी चीजों को देखने के साथ साथ में आप सिंपल यूनिट सेल में रेडियस वगैरह कैसे निकालना है ये चीज देखें। लेकिन बीसीसी और एफसीसी के बारे में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो लंबा ज्यादा ना बने और आप ज्यादा बोर ना हो। और हाँ, ध्यान रखेंगे सभी, इसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट हिट होगा। हम थ्योरी क्लास इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। जी हां, ध्यान रखेंगे, ये अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगा, अभी पहले हम लोग किस चीज पे उतरे हैं? सबसे पहले उतरे हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के आपका सब्जेक्टिव सवाल पे। सब्जेक्टिव इसीलिए करा रहे हैं कि जब सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप यहां पे बन जाएगा। तो इसीलिए हम उसको थ्योरी को भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में बीसीसी और एफसीसी को लेकर के, साथ ही साथ वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर के, और अगले सवाल को भी बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक के। तब तक के लिए अनुमति दिया जाए। धन्यवाद,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।